अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मिशाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आईटीबी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मोर और लेस तमाम ईयर्स के लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और आईटीबी जो है वो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम फर्स्ट ईयर में पीओसी पढ़ते हैं। पीओसी बेसिकली इसका इनिशियल स्टेज होता है और इसी तरह हम ग्रेजुएशन में जब आते हैं पार्ट वन में एडीसी पार्ट वन हो जो कि पुराना बीकॉम पार्ट वन था। ये बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है पीओसी की। और पीओसी में भी हमने मोर और लेस 70-80% पूरा आईटीबी हम पढ़ चुके होते हैं। और जब ग्रेजुएशन में हम आईटीबी को पढ़ना शुरू होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा होता है सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए। खैर, डिले किए बगैर हम इम्पॉर्टेंट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अंदर भी आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे पहले आपके पास है प्रॉब्लम किसको भाई नई ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, नई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए कौन से मुश्किलात जो है वो कारोबारी हजरात फेस कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि आपने क्वालिटीज़ बतानी है एक गुड या सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। अच्छा, जहाँ स्लैश लगा हुआ है ना बेटा, तो ये बात याद रखिएगा कि स्लैश का मतलब आपके पास क्या होता है। स्लैश का मतलब आपके पास होता है कि इन दोनों का मतलब सेम है। सही। अच्छा, फिर आ जाएगा आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिज़नेस रिस्क। आपको बिज़नेस रिस्क बताना है। लाजमी सी बात है कि जब कारोबार किया जाता है और अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा बरकत भी कारोबार में ही रखी है और कारोबार फलता फूलता भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब हर कारोबार, दुनिया के हर कारोबार में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आपके पास फाइनेंशियल रिस्क होता है, इकोनॉमिक रिस्क होता है, फिर आपके पास इन्वेंट्री लॉसेस का रिस्क होता है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए लाजमी सी बात है आप जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं जिनसे आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, जिसको इंश्योरेंस वगैरह कहा जाता है। तो बिज़नेस जो है वो, बिज़नेसमैन जो है वो एक मल्टीपल तरह के रिस्क फेस कर रहा होता है, उसको रिड्यूस कहा जाए या अवॉइड कहा जाए या मेथड कहा जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क, सेम काम करेगा। मतलब ये है कि अगर वो आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ ले कि बेटा रिस्क लिखो, मतलब रिस्क फेस बाय द बिजनेसमैन, अब इसको रिड्यूस किस तरह किया जाए। अच्छा, तो वो रिड्यूस बोले, अवॉइड बोले या मेथड बोले, सब में जो है वो सेम काम होगा। सही। इसके बाद आ जाएगा आपके पास मेजर टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क फेस्ड बाय बिजनेसमैन, मतलब किस तरह के बिजनेस रिस्क फेस करता है वो। अच्छा, उससे ऊपर वाले सवाल और नीचे वाले सवाल में फ़र्क क्या है। नीचे वाले सवाल में आपके पास सिर्फ रिस्क पूछ रहा है कि मल्टीपल तरह के रिस्क बता दें जो बिजनेसमैन फेस कर रहा होता है। अच्छा, ऊपर जो पूछा हुआ था वो बोल रहा था कि किस तरह से हम इन तमाम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, यानी उनसे बच सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास डिफाइन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, व्हाट आर द वेरियस टाइप या काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है और आपको बताना है कि भाई कितने तरह के या कितने किस्म के आपके पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप की आपको, यानी अकेला ओनर उसकी खुसूसियात आपने बतानी है, यानी फ़ीचर्स बताने हैं आपने, और साथ साथ आपने इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखते हैं, मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है अकेले काम करने वाले को या कितने तरह के नुकसान हो सकते हैं। सही। इसके बाद आ जाएगा आपके पास पार्टनरशिप आपने एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा। उसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट लिखना होगा पार्टनरशिप्स के। पार्टनरशिप बेसिकली एक से ज़्यादा कारोबारी ओनर को कहा जाता है फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अच्छा, इसके बाद तीसरा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास स्टॉक एक्सचेंज को आपने डिफाइन करना है, उसके फंक्शन और उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तमाम चीज़ें आपको लिखनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्या, इसके बाद आ जाएगा आपके पास डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपको प्रोसीजर, यानी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर और कैरेक्टर दोनों लिखने हैं आपको। इसके बाद आ जाएगा आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपके पास बेसिकली फैक्टर पूछे हुए हैं कि फैक्टर किस तरह से होता है, और फैक्टर बता दीजिए तमाम। और इसके बाद आ जाएगा आपके पास इंश्योरेंस बताइए, और साथ साथ वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताइए। फिर बिजनेस गुड्स का पूछा हुआ है,
काइंड ऑफ कैपिटल मार्केट का पूछा हुआ है, फिर आपके पास फैक्टर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूछा हुआ है, यानी फैक्टर, फीचर और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएगा आपका विच इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपने। सही, पहले तो आपने एक पैराग्राफ में ही बताना होगा कि भाई हम पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, और उसके बाद आपने इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिस्ट करना है आपको क्या, इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट को मुख्तलिफ इसकी काइंड। लिस्ट से मुराद ग्रेजुएशन में आपको पता ही है कि सारे आपके पास डिटेल क्वेश्चन आते हैं, कोई शॉर्ट और कोई एमसीक्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि बेटा लिस्ट, जहाँ पे लिस्ट करने का भी बोले तो वहाँ पे भी आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सही, यहाँ पे कोई आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं है कि आप 4 लाइन, 5 लाइन और 7 लाइन लिख के जो है जान छुड़ा लो। आपके पास 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 20 नंबर में वो 2 क्वेश्चन अटैच करके देता है ए बी करके, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो आपको खुद इस नौइयत को समझना चाहिए कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है और ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, तो लाजमी सी बात है कम व बेश आपको जो है 5 से 6 सफ़े लाजमी लिखने होंगे। ये कम व बेश बात कर रहा हूँ मैं आपको, 5 से 6 सफ़े। और अगर आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपको इसके अंदर रिलीफ दूँ तो कम से कम 4 सफ़े लाजमी लिखने होंगे 10 नंबर के लिए, इससे कम आप क्या लिखोगे। अच्छा, अब बात आ जाएगी किसके तरफ भाई, वेरियस काइंड या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 4-5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, 4-5 किस्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अच्छा, जहाँ पे और लिखा हुआ है ना, जैसे बेटा यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा और साथ साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा अगले सफ़े पे, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अगले सफ़े पे आपको दिया हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज इन पाकिस्तान। ये सेम क्वेश्चन है। दुनिया में जो मीडियम इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो पाकिस्तान भी कोई इतना ऑब्सलीट कंट्री नहीं है कि पाकिस्तान में उससे कम ऑप्शंस इस्तेमाल हो। दुनिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है, पाकिस्तान में भी होती है। दुनिया में एयरवेज होता है तो पाकिस्तान में भी होता है। दुनिया में रेलवे होता है, पाकिस्तान में भी होता है। दुनिया में सी कैरेज होता है, पाकिस्तान में भी होता है। दुनिया में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होती है, पाकिस्तान में भी होती है। तो मतलब कोई पाकिस्तान और दुनिया में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो सवाल को घुमा के यानी थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता है, क्योंकि टॉपिक्स तो आपके पास वही हैं मोर और लेस। तो समझने वाली बात यह है कि आपको वो सिर्फ सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करता है ताकि बच्चे को समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, वक्त लगे और वो डाउटफुल रहे। तो कहने का मकसद ये है कि एग्जामिनर जो है ना, वो आपके नर्व्स को भी टेस्ट कर रहा होता है। सही है, तो आपकी एबिलिटीज़, आपके नर्व्स, आपके टेम्परामेंट, आपके सब फीचर्स को टेस्ट कर रहा होता है, और इसी को एग्जामिनेशन कहते हैं बेसिकली। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन मार्केटिंग, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। इसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद आ जाएगा आपके पास होलसेलर और रिटेलर को डिफरेंस बताओ। उसके बाद आ जाएगा आपके पास सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम होलसेलर या मिडल मैन टू प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, और इसके बाद आ जाएगा आपके पास या फिर रिटेलर। दोनों में से आपको दोनों को लिखना होगा, यानी आपने होलसेलर टू प्रोड्यूसर भी लिखना होगा और होलसेलर टू आपने रिटेलर भी लिखना होगा। इसके बाद आ जाएगा आपके पास मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फाइनेंसिंग बाय लीजिंग। इसके बाद आ जाएगा आपके पास मेजर टाइप ऑफ टैरिफ। फिर मल्टीनेशनल कंपनी के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना होगा। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल लिखना होगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग लिखना होगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू इन्हांस या करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन से स्टेप्स लेने होंगे किसी भी कंट्री को कि वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट दुरुस्त कर सके, या फिर वो आपसे पूछ ले हाउ टू अचीव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए तो समझो ये हॉट केक है, हॉट टॉपिक है हर साल का, कि आपसे ये सवाल हर साल तकरीबन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से बैलेंस ऑफ 20 साल मैं कमो बेच बोल रहा हूँ, वरना आप 1970 से लेकर आज तक देख लो, जब से IMF से आप बेल आउट लेते हुए आ रहे हो, हमेशा आपको जब भी आप IMF से बेल आउट लेते हो तो उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, और वो आपके पास होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ताल्लुक आपका डॉलर अकाउंट से होता है। दुनिया की तमाम करेंसीज़ को आप जब देखोगे, दुनिया के तमाम ममालिक को जब आप देखोगे, तो उनके पास 2 अकाउंट होता है। एक अकाउंट उनकी अपनी, यानी मुल्क के अंदर 2 करेंसी चल रही होती है। एक करेंसी वो होती है जो उनकी अपनी लोकल करेंसी होती है, दूसरी करेंसी उनकी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती है, यानी डॉलर। तो डॉलर का बेसिकली हर मुल्क को डॉलर का अपने पास रिज़र्व क्रिएट करके रखना होता है, ताकि जब भी वो इंपोर्ट करें, कोई प्रोडक्ट अगर ख़ुद तैयार नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है उनको इंपोर्ट करना होगा, और जो प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर उनको देना पड़ेगा। और पाकिस्तान दुनिया की उन वर्स्ट कंट्रीज़ में से एक है जो मैन्युफैक्चरिंग पे तो कभी ध्यान देता ही नहीं है, और साथ साथ
इसको लाजमी सी बात है, ज़रूरियात तो अपनी जगह मौजूद है, तो वो सारा माल इंपोर्ट करता है। तो जो इंपोर्ट करोगे तो डॉलर आपके पास से जाएगा, एक्सपोर्ट तो आप कर नहीं रहे कि डॉलर आपके पास आए। तो इससे क्या होता है कि डॉलर जा रहा है, डॉलर आ नहीं रहा। तो इससे क्या होता है, उससे आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अनफेवरेबल अकाउंट क्रिएट होता है आपके डॉलर अकाउंट यानी करंट अकाउंट में। तो ये पूरी इसकी एक कहानी है। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स आपके पास 10 मौजूद हैं। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, फिर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फिर मीडिया एडवर्टाइजमेंट, फिर कैपिटल मार्केट, पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है। फिर आपका आ जाएगा टाइप ऑफ बिजनेस गुड्स, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क और आखिर में IMF। तो उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ साथ अपने ना बेटा सिर्फ अपना ना सोचिएगा, अपने दोस्तों का और अपने जानने वालों का ज़रूर सोचिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।